स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 81 लेके हाज़िर हुआ हूं। और बच्चों, आज का जो लेक्चर है इसका ताल्लुक़ भी लिटरेचर से है। और जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया इन डिटेल कि लिटरेचर जो है व्हाट इज़ लिटरेचर, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि लिटरेचर एंड लाइफ। कि लिटरेचर जो है इसका लाइफ के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है, और अगर ताल्लुक़ है तो वो कैसा ताल्लुक़ है। अब बच्चों, जैसा जो फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिटरेचर जो है वो बेसिकली एग्जिबिट करता है, प्रोपगेट करता है द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों को प्रोपगेट करता है, लेकिन उस प्रोपगेट करने के लिए सबसे पहले राइटर को खुद ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उसको अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाना पड़ता है, यानी एक हाइपोथेसिस में से गुजरना पड़ता है। तब वो जाके जो है वो ज़िंदगी के बारे में पूरी असेसमेंट कर सकेगा और फिर उसको हमारे साथ शेयर करेगा, यानी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। तो अगर देखा जाए उन लेक्चर्स की बिल्कुल बुनियाद बना के अगर देखा जाए तो लिटरेचर का बहुत गहरा ताल्लुक़ है किसके साथ? लाइफ के साथ। कि आप ये कह लें कि लिटरेचर का टारगेट ही क्या है? वो है लाइफ। अब लाइफ जब हम कहते हैं तो लाइफ का हर एस्पेक्ट, द गुड, द बैड, द सीन, द अनसीन, द नोन एंड द अननोन, जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि लाइफ और लिटरेचर का आपस में क्या ताल्लुक़ है। उसी तरह मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, एक एक पॉइंट आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है कि लिटरेचर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। कि लिटरेचर क्या है? कहता है ज़िंदगी की रिप्रेजेंटेशन है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये चीज़ एक कह लो कि हरफ़े आखिर की तरह है कि लिटरेचर का डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डीपली, एपरेंटली ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ किससे है? ज़िंदगी से। तो कहता है वो क्या है लिटरेचर? फिर लिटरेचर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू एन आर्टिस्टिक वर्क। अब वो लाइफ को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है लाइफ को। रिप्रेजेंट करने के लिए पहले वो एक्शन, यानी पहले वो ऑब्ज़र्व करता है, एनालाइज करता है और फिर वो हमारे साथ शेयर करता है अपने एनालिसिस को, अपने तज्ज़िये को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बिलीफ को, जो भी ये सारे वो अल्फाज हैं जो मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ। तो जब बच्चों एक राइटर जो है वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लेता है तो वो फिर उसको रिप्रेजेंट करता है किसके ज़रिए? थ्रू एन आर्टिस्टिक वर्क। किसी आर्टिस्टिक वर्क के ज़रिए। वो आर्टिस्टिक वर्क पोइट्री भी हो सकती है, वो ड्रामा भी हो सकता है, वो नावल भी हो सकता है, वो प्रोज भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कहता है उनके ज़रिए हमारे सामने जो है वो उसको पेश करता है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन इन एन आर्टिस्टिक वर्क, इसका मतलब है लाइफ को रिप्रेजेंट करना इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक में आ गया, लेकिन करना किसके ज़रिए है? थ्रू एन आर्टिस्टिक वर्क। एक आर्टिस्टिक वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज। कहता है एक बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज, जिसको हम कहेंगे एस्थेटिक लैंग्वेज, यानी आर्टिस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज ही लिटरेचर का असल असासा है। कि लिटरेचर जो है वो लिखा जाना है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि जो लिटरेचर के लिए बेसिक करेक्टरिस्टिक में एक ये है कि इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। और मैंने रिटन फॉर्म आपको बताई थी, 2 तरह की होती है, प्रोजिक या पोइटिक। तो अगर हम उसको प्रोजिक फॉर्म में देखें या पोइटिक फॉर्म में देखें, कहता है उसकी लैंग्वेज अपीलिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक, तो दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक रिलेशन के लिटरेचर बेसिकली लाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है। उसका काम है लाइफ को हमारे सामने रिप्रेजेंट करना, लेकिन करना अपने आर्टिस्टिक वर्क के ज़रिए करना। और मीडियम कौन सा यूज़ करना? एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज। ठीक, तो ये चूँकि जो अल्फाज हैं ये वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं द कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ इज़ एज इंटीमेट एंड वाइटल एज लाइफ इटसेल्फ। कि लिटरेचर का लाइफ के साथ कनेक्शन उतना ही गहरा है। इंटीमेट यानी गहरा, इंटीमेट यानी गहरा है, एंड वाइटल उतना ही अहम है, ज़रूरी है, उतना ही बुनियादी तौर पर अहम है। कहता है एज लाइफ इटसेल्फ, जितना कि
ज़िंदगी बज़ाते खुद, कि जिस तरह ज़िंदगी बज़ाते खुद बहुत अहम है, इसी तरह ज़िंदगी से रिलेटेड जो लिटरेचर है वो भी बहुत अहम है, उसका रिलेशन जो है. सो इट मीन्स देयर इज़ अ वेरी डीप रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ. कहता है इट इज़ इंटीमेट, बड़ा गहरा ताल्लुक है. गहरा किस सेंस में बच्चों? गहरा इस सेंस में है कि राइटर सिर्फ सतही तौर पर चीज़ों को नहीं देखता. ही गोज़ डीप डाउन and tries to analyze all the hidden aspects, all the hidden ideas, all the hidden values, all the hidden beliefs, all the hidden concepts जो उसके अंदर पाए जाते हैं, उनको भी परसीव करने की कोशिश करता है. और once he has perceived it, फिर वो हमारे साथ शेयर करता है, फिर वो हमारे साथ उनको डिस्कस करता है वो हमारे साथ. ठीक. सो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 कि इसका रिलेशन जो है लाइफ के साथ बहुत इंटीमेट भी है और बहुत वाइटल भी है. Then we come to point number 3. कहता है लिटरेचर कैन बी कन्फाउंडेड विद. अब लिटरेचर को हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ कन्फाउंड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं कि लिटरेचर किन चीज़ों का मजमू है. कहता है नंबर 1 सोशियोलॉजी, नंबर 2 फिलॉसफी, नंबर 3 रिलीजन, नंबर 4 साइकोलॉजी, नंबर 6 हिस्ट्री, नंबर 5 हिस्ट्री एंड इवन साइंस. कहता है नंबर 6 साइंस. सो फिर सुन लें. कहता है लिटरेचर कैन बी कन्फाउंडेड. लिटरेचर को जोड़ा जा सकता है किसके साथ? कि लिटरेचर किससे डील करता है? कहता है सोशियोलॉजी से डील करता है. नाउ व्हाट इज सोशियोलॉजी? द लर्निंग, द नॉलेज ऑफ द सोशल लाइफ अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द जो एक माशरी ज़िंदगी है, एक माशरती लाइफ है, किस तरह लोग रह रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं. और जिस तरह हमने फंक्शन ऑफ लिटरेचर में देखा था कि उसका काम है फेसेट्स ऑफ सोसाइटी को दिखाना और उसके ज़रिए हमारे सामने उनकी प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करना. तो दिस इज़ प्योरली सोशल. कहता है दिस इज़ सोशियोलॉजी. तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि लिटरेचर के अंदर, मैं अक्सर कहता हूँ 5 उंगलियाँ, लेकिन ये 6 हैं, कि लिटरेचर के अंदर ये 6 अलूम छुपे हुए होते हैं. इनके अलावा भी होंगे, लेकिन ये बेसिक अलूम है जो इसके अंदर छुपे होते हैं. सबसे पहले सोशियोलॉजी, क्योंकि लिटरेचर का ताल्लुक है लाइफ से. लाइफ है सोशल, जो हमारे इर्द गिर्द है. हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हमारे मसाइल हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इतना कुछ है. ये सब कुछ जो है इसका ताल्लुक किससे है? लिटरेचर से, लाइफ से, सॉरी. और लाइफ से चूँकि ताल्लुक है और लिटरेचर का फिर ये टारगेट है. तो सोशियोलॉजी यानी all the problems, all the traditions, all the cultures and everything related with social life comes under sociology. तो इसके साथ इसका ताल्लुक है. दूसरा ताल्लुक इसका है फिलॉसफी के साथ. वो कैसे? लिटरेचर सिर्फ एपरेंट ट्रुथ को कंसीव नहीं करता, एपरेंट ट्रुथ को परसीव नहीं करता, एपरेंट ट्रुथ को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि उस ट्रुथ तक भी जाता है जो ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आता. यानी वो ट्रुथ जो एपरेंट हकीकत के पीछे है, वो सच्चाइयाँ, वो नुक्ता नज़र, वो यकीन, वो बातें, वो हक़ाइक़ जो ज़िंदगी के छुपे हुए हैं लेकिन वो सामने नज़र नहीं आ रहे. हर बात के पीछे उसका एक मकसद होता है. उसको कहा जाता है, ये इसकी फ़िलॉसफी है, ये इसका कॉन्सेप्ट है. तो कहते हैं इसका ताल्लुक फ़िलॉसफी से भी है. सो क्योंकि इट मीन्स एवरी लिटरेचर कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स फिलॉसफी. मतलब आप मिल्टन की पोइट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप मिल्टन की फ़िलॉसफी को पढ़ते हो. आप इकबाल की शायरी को जब पढ़ते हो तो इकबाल की फ़िलॉसफी को पढ़ते हो. देन व्हाट इज़ फ़िलॉसफी? द फिलॉसफी इज़ द डीपर नॉलेज, नॉट जस्ट एपरेंट नॉलेज, द डीपर अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट एपरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यूज़, ऑफ द प्रॉब्लम्स, ऑफ द कस्टम्स, ऑफ द ट्रेडिशंस, ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड विद आवर लाइफ. कि हमारी ज़िंदगी से हर चीज़ जिसका ताल्लुक है उससे उसका ताल्लुक है. तो ही सेज तीसरे नंबर पे उसने कहा रिलीजन, कि लिटरेचर से आप किसी सूरत भी रिलीजन को अलग नहीं करते. मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं याद कभी मैंने ज़िंदगी में लिटरेचर का कोई लेक्चर लिया हो और उसमें दीन का जिक्र ना आए. लिटरेचर घूम फिर के उन तमाम बेसिक लाइफ की वैल्यूज़ की, उन इक़दार की, उन वैल्यूज़ की तशरीह करता है, उनको बयान करता है. वो तमाम वैल्यूज़ जो हम रोज़ सीखते हैं, जिनकी हम रोज़ बातें करते हैं, जिनको हम रोज़ यू कैन से समझते हैं कहाँ,
दीन में, यानी जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर किससे है? दीन से। सो याद रखें, एवरीथिंग दैट इज डिस्कस्ड, देखो ना लिटरेचर के मेन मौजू क्या हैं? जिंदगी, मौत, खुशी, गमी। अब ये सब मजहबी सोचे हैं, ये सब मजहबी नकायद, नुक्ते हैं, नज़रिए हैं, सोचे हैं। साबित हुआ लिटरेचर का डायरेक्ट ताल्लुक किससे हुआ? फिर लाइफ से। तो इनडायरेक्ट ताल्लुक वो इन तमाम टॉपिक से है, सोशियोलॉजी से भी है, फिलॉसफी से भी है, फिर रिलीजन से भी है। कोई बात ऐसी नहीं होती जो हम लिटरेचर में करें और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका रिलीजन या रिलीजियस वैल्यूज से उसका ताल्लुक ना हो। उसके बाद आ जाए साइकोलॉजी। कहते हैं नंबर 4 इसका ताल्लुक है साइकोलॉजी से। अब साइकोलॉजी इज व्हाट? द लर्निंग ऑफ ह्यूमन माइंड, द लर्निंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द लर्निंग ऑफ ह्यूमन साइकी। कहता है इनको समझने का नाम क्या है? कहता है इसके समझने का नाम है लाइफ साइकोलॉजी। तो कहता है साइकोलॉजी से जब इसका ताल्लुक है, किसका ताल्लुक है? लिटरेचर का। तो इसका मतलब है लाइफ के उस एस्पेक्ट से ताल्लुक है जिसका ताल्लुक हमारी साइकी से है, हमारी माइंड से है, हमारे बिहेवियर से है। ये तमाम मौजू, देखो ना, कोई भी राइटर जब हम कहते हैं ज़िंदगी को पेश करता है तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी लोगों का मौजूद होना, लोगों का उठना बैठना, लोगों के मसाइल, लोगों की नेचर, लोगों का बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इन तमाम का ताल्लुक किससे है? इन तमाम का ताल्लुक है साइकोलॉजी से। किससे है? साइकोलॉजी से। और फिर वो कहता है इसको हम कंफाउंड कर सकते हैं किसके साथ? हिस्ट्री के साथ। क्योंकि जब बच्चों हम लिटरेचर पढ़ते हैं, आप लिटरेचर को जब एडवांस लेवल पे जाके पढ़ते हैं तो आप लिटरेचर में डिफरेंट इराज के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक वो है जो पास्ट में हो चुका है, और हर चीज़ जो पास्ट की है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हम जब रोमांटिक्स की पोइट्री पढ़ते हैं तो उनकी सारी पोइट्री जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के गिर्द घूमती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के नज़रियात के गिर्द घूमती है, ख़ास तौर पर पी.बी. शेले की और जॉन कीट्स की, क्योंकि ये डायरेक्टली उससे इन्फ्लुएंस हुए, डायरेक्टली इनके ऊपर उसका असर हुआ है। तो ही सेज फिलॉसफी, साइकोलॉजी के साथ भी इसका ताल्लुक है, हिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक है, एंड इवन साइंस। कहता है साइंस के साथ भी इसका ताल्लुक है। इसको आप जोड़ सकते हो किसके साथ? साइंस के साथ भी जोड़ सकते हैं। वो कैसे बच्चों? साइंस डील्स विद फैक्ट्स। साइंस जो है वो फैक्ट्स के साथ डील करती है। साइंस का ताल्लुक है हकीकत से। साइंस एक हकीकी चीज़ का नाम है, एक हकीकी अमल का नाम है, एक हकीकी सोच का नाम है साइंस उन हक़ाइक़ के बारे में, जो मिसाल मैंने आपको बहुत दफ़ा दी है कि ये ग्लास है मेरे हाथ में, इसमें पानी है, ये पानी का होना साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पानी के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो नज़र नहीं आ रहे, साइंस उनको भी तलाश करती है। सो साइंस डील्स विद फैक्ट्स, जनरली द अपरेंट फैक्ट्स, समटाइम्स द डीपर फैक्ट्स एज वेल। सो साइंस भी चूँकि नेचर से इसका ताल्लुक है। देखो ना, जब पोइट सूरज की, चांद की, आसमान की, ज़मीन की, इनकी तारीफ़ें करते हैं, परिंदों की, तो इन तमाम का ताल्लुक साइंस से भी है, क्योंकि साइंस में ही ये सारी कायनात आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है। सो इस चीज़ से साबित हुआ कि लिटरेचर मजमुआ है, एक सब्जेक्ट का नहीं। ज़िंदगी के जो बेशुमार हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कहा सोशियोलॉजी है नंबर 1, उसके बाद फ़िलॉसफी है नंबर 2, साइकोलॉजी है नंबर 3, हिस्ट्री है नंबर 4, साइंस है नंबर 5 और रिलीजन है नंबर 6। अब सोचो, इनमें से हर मजमून एक से बढ़कर एक है, हर सब्जेक्ट एक से बढ़कर एक है। तो जो लिटरेचर इन तमाम चीज़ों का अहाता करता है, इन तमाम चीज़ों को अपने सरकमफ्रेंस में लेके आता है, वो कितनी अजीम चीज़ होगी। वो पोइट्री, वो ड्रामा, वो नावल, आप इकबाल की शायरी पढ़ें, आपको उसके अंदर सोशियोलॉजी भी नज़र आएगी, आपको उसके अंदर फ़िलॉसफी भी नज़र आएगी, आपको उसके अंदर रिलीजन भी नज़र आएगा, आपको उसके अंदर साइकोलॉजी भी नज़र आएगी। मिल्टन की पोइट्री पढ़िए, सब कुछ नज़र आएगा। कीट्स की पोइट्री पढ़िए, सब कुछ नज़र आएगा। शेक्सपियर के ड्रामे देखें, सब कुछ नज़र आएगा। साबित हुआ वो सिर्फ एक चीज़, सिर्फ सोशल लाइफ नहीं दिखा रहे होते, वो सोशल लाइफ के साथ साथ हिस्ट्री भी दिखा रहे हैं हमें। वो हमें सोशियोलॉजी के साथ साथ हमें साइकोलॉजी भी दिखा रहे हैं, हमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी बता रहे हैं, फ़िलॉसफी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो बैक वक्त
एक लिटरेरी आर्टिस्ट कई चीज़ों पे काम करता है। ठीक, उसके बाद कहता है एंड एज दे गिव सब्सटेंस एंड डेप्थ टू लिटरेचर, क्योंकि ये जो 6 अलूम है, ये 6 अलूम एक सब्सटेंस देते हैं, यानी मटीरियल देते हैं। सब्सटेंस यानी मटीरियल उसको देते हैं, एंड डेप्थ, और एक गहराई देते हैं। इसका मतलब है लिटरेचर सतह ही नहीं रहता, डीप चला जाता है। तो लिटरेचर की डेप्थ जो है वो किसके मरहून मिन्नत है? वो कहता है इन सब्जेक्ट्स के मरहून मिन्नत है। उसका लिंक इनके साथ कन्फाउंड होना, यानी लिंक्ड होना, इनके साथ जुड़ा हुआ होना, ये बहुत अहम पॉइंट था बच्चों कि लिटरेचर का लाइफ से इतना गहरा ताल्लुक है कि लाइफ के जो अहम मौजूआत हैं, टॉपिक्स हैं, वो उसका क्या बन जाते हैं? हिस्सा बन जाते हैं। देन पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 4 कहता है इट हैज़ बीन सेड दैट लिटरेचर स्प्रिंग्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ लाइफ, कि लिटरेचर निकलता ही कहाँ से है? कहता है जिंदगी में से निकलता है, सॉइल ऑफ लाइफ, दैट इट इज़ अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट मेन हैव सीन इन लाइफ। इंसानों ने ज़िंदगी में क्या देखा? देखो ना, इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी लिटरेरी आर्टिस्ट वो आम लोगों की तरह नहीं होता। वो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से ऑब्जर्व करता है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, बारीकी से जाके उसको देखता है, ज़िंदगी को ऑब्जर्व करता है, ज़िंदगी का मुशाहिदा करता है और देखता है कि ज़िंदगी की चीज़ें हमने कैसे सीखनी, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइफ, हाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट लाइफ। वो सारी चीज़ें वो क्या कहता है कि वो एक वाइटल रिकॉर्ड है व्हाट मेन हैव सीन। एंड मैंने से मेन इट मीन्स पीपल जनरली एंड राइटर्स पर्टिकुलरली, जिन्होंने ज़िंदगी को पहले ऑब्जर्व किया, ज़िंदगी की हर वाइटल ट्रूथ्स को ऑब्जर्व किया, व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ इट, क्या एक्सपीरियंस किया उन्होंने। देखो मैंने कहा था हाइपोथेसिस से गुजरना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। कहता है क्या एक्सपीरियंस किया? हर वो चीज़ एक्सपीरियंस की जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसका एनालिसिस किया। जिसको ऑब्जर्व करके छोड़ दिया, एनालाइज नहीं किया, दैट नेवर बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वो चीज़ बनती है जिसको वो बड़ा माइन्यूटली, बड़ी बारीकी के साथ ऑब्जर्व करते हैं। तो ही सेज वेयर लाइज द होल इंटरेस्ट ऑफ द राइटर एंड द रीडर। और उसी में क्या पाया जाता है? कहता है द होल इंटरेस्ट ऑफ द राइटर। राइटर का भी इंटरेस्ट है। तो राइटर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है? हर उस चीज़ में जिसको वो ऑब्जर्व करता है, हर उस चीज़ में जिसका वो मुशाहिदा करता है, हर उस चीज़ में जिसको वो जानने की कोशिश करता है। ताल्लुक़ किससे होना चाहिए? ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ होना चाहिए। उसको समझने की कोशिश करता है, गहराई में जाके समझने की कोशिश करता है। तो ही सेज, और क्योंकि उसी में इंटरेस्ट पाया जाता है राइटर का भी, क्योंकि राइटर ने ऑब्जर्व करना, और रीडर का भी, क्योंकि रीडर भी क्या जानना चाहता है? रीडर जानना चाहता है अपनी सोशल लाइफ के बारे में। रीडर चाहता है मेरी प्रॉब्लम्स शेयर हो, रीडर चाहता है मेरे मसाइल ड्रामों में नज़र आए। हर ड्रामा जो बच्चों आप टीवी पे देखते हैं उनमें आपको अपने घरों की कहानियाँ नज़र आती, वो मसाइल होते हैं जो हमारे हर घर घर की कहानी होती है, घर के मसाइल होते हैं जिनको हम बड़े खूबसूरत अंदाज में ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए वो हमें अपील भी करते हैं। सो इट मीन्स राइटर ऑलवेज ट्राइज टू गिव अस एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद लाइफ and those issues of life which are very essential and very important for us। हम उनको बहुत, जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, जब तक हमारी ज़िंदगी अधूरी है, तो उनको जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी। तो ये था बच्चों पॉइंट नंबर 4। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है लिटरेचर इज़ ग्रेट। लिटरेचर की ग्रेटनेस क्यों है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सैलिटी। अब इससे क्या मुराद है? क्योंकि लिटरेचर यूनिवर्सल होता है। मतलब शेक्सपियर की राइटिंग्स यूनिवर्सल है। व्हेन वी से दे आर यूनिवर्सल, इकबाल की शायरी यूनिवर्सल है, मिल्टन की शायरी यूनिवर्सल है। क्यों? ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ किसी एक तबके, एक माशरे, एक सोच के लिए नहीं लिखा। इन्होंने जो कुछ दिया उसमें तमाम वो नज़रियात थे, तमाम वो प्रॉब्लम्स थी, तमाम वो नेचर, ह्यूमन नेचर थी जो हमारे अंदर भी है। यानी बेशक वो कुछ 600 साल पहले लिख रहा है, कोई 100 साल पहले लिख रहा है, कोई 300 साल पहले लिख रहा है, लेकिन वो जो लिख रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो आज भी हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती। ये चीज़ों का हमारे इर्द गिर्द मौजूद होना, पढ़ हम कीट्स को रहे हैं लेकिन समझ हम आज की दुनिया को रहे हैं, पढ़ हम शैले को रहे हैं, आज के मसाइल जो पॉलिटिकल जो टर्मोइल है दुनिया का,
ख़ास तौर पे पाकिस्तान का, उसको हम देख रहे हैं। आज हम मिल्टन को पढ़ें तो हमें एक रिलीजियस फ़िलॉसफी पता चलती है, शेक्सपियर को पढ़ें तो हमें ज़िंदगी के ह्यूमन नेचर का पता चलता है कि ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन साइकी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है। ठीक, इकबाल को पढ़ें तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा पता चलता है, खुदी का फ़लसफ़ा पता चलता है, नौजवानों को किस तरह एड्रेस किया, नौजवानों के मसाइल, नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के आया। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें उसको क्या बना देती हैं, यूनिवर्सल। सो इकबाल, इसीलिए देखो ना, इकबाल सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, आप ईरान में चले जाएं, लोग पूजते हैं इकबाल को। आप टर्की में चले जाएं, लोग पूजते हैं इकबाल को। इकबाल एक यूनिवर्सल पोइट है बिकॉज हिज अपील, हिज वर्ड्स। ईरान के लिए तो चलो इसलिए भी नहीं कि उसकी बहुत सी शायरी फ़ारसी में है, बल्कि शायद ज़्यादा शायरी फ़ारसी में ही होगी, उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी में उन्होंने लिखा। लेकिन अगर इकबाल की फ़लसफ़े को डीपली स्टडी किया जाए तो इट इज़ नॉट एन एड्रेस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, it is addressed to the whole world, to this whole universe. He has talked about everything that is related with our whole world, the problems that lie in our societies, the problems that lie in politics, the problem that lie in youth. उन सबको उसने एड्रेस किया। तो उनको समझना, मैं उस दिन एक लेक्चर सुन रहा था, एक बड़ा एक PhD हमारे वो हैं, स्कॉलर हैं लाहौर में, तो वो इधर सियालकोट आए होते, तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने बड़ा मुझे दिल को अच्छा लगा। उन्होंने कहा इकबाल को पढ़ो, बेशक उसका रोज़ का सिर्फ एक शेर पढ़ो। अगर आप एक शेर यानी एक वर्स भी उसकी पढ़ लेते हो तो आप समझ लें कि आपने हक अदा कर दिया, क्योंकि एक वर्स भी आपके लिए एक नॉलेज होगी। It would give you knowledge, extra knowledge. It will give you something to think about. It will give you something to meditate about life. So he says literature is great because of its universality. लिटरेचर की ग्रेटनेस उसके यूनिवर्सल होने में उसकी ग्रेटनेस है। इट डज नॉट ओनली डील विद द पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी एक सोसाइटी को डील नहीं करता, ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी खास कम्युनिटी को भी वो डील नहीं करता, बट विद सोसाइटी एज ए होल और इन इट्स एंटायरिटी। उसने कहा कि सोसाइटी को एज ए होल या एंटायर यानी पूरी दुनिया, ये हम क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज। ये पूरी दुनिया क्या है, इट्स ए ग्लोबल विलेज। सो लिटरेचर डील्स विद लाइफ एज ए ग्लोबल विलेज, इट डील्स विद द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज। और इसीलिए लिख इंग्लिश में रहा है, लिख उर्दू में रहा है, लिख फारसी में रहा है, लिख अरबिक में रहा है, लिख फ्रेंच में रहा है, लिख चाइनीज़ में रहा है। लेकिन जब उसकी अपील होती है, जब हम उसको समझते हैं, जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, जब उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इट डायरेक्टली अपील्स एवरी पर्सन लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यही खूबसूरती है किसकी बच्चों, लिटरेचर की, कि लिटरेचर के अंदर एक यूनिवर्सल जो है वो इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? कहता है पॉइंट नंबर 6 कहता है लिटरेचर एक्सप्रेसेस द ट्रूथ ऑफ लाइफ। पहले लेक्चर में आपको बताया था कि लिटरेचर का काम है ट्रूथ ऑफ लाइफ को हमारे सामने एक्सप्रेस करना। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, लिटरेचर, मैथ्यू आर्नल्ड बहुत बड़ा क्रिटिक गुजरा है, कहता है लिटरेचर इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। लिटरेचर क्या है? जिंदगी की क्रिटिसिज्म है। अच्छा, अक्सर ये वर्ड गलत ले लिया जाता है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये लिया जाता है कि तनकीद, और तनकीद का मतलब हम लफ्ज़ ये ले लेते हैं किसी को बुरा कहना। बिल्कुल नहीं है, लिटरेचर में ऐसा नहीं है। लिटरेचर में द वर्ड क्रिटिसिज्म मीन टू डिस्कस समथिंग। किसी चीज़ पर आप अपना जो नुक्ता नज़र पेश करते हो। मैंने एक किताब पढ़ी, उसके बारे में मेरा नुक्ता नज़र है कि उसमें ये अच्छाइयाँ, ये बुराइयाँ, ये सब क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है तनकीद करना, और तनकीद का लफ्ज़ी मतलब नहीं लेना जो डिक्शनरी मीनिंग है, अदबी मतलब लेना। और अदबी मतलब होता है किसी मौजू पर बहस करना। और जब बहस की जाती है, आर्ग्यू किया जाता है, तो उसमें दोनों पहलू आते हैं, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, तो वो दोनों पहलू उसमें आ जाते हैं। सो लिटरेचर जो है, कहता है क्या है, एक्सप्रेसेस द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। वीडियो मेरी 1 थी, व्हाट इज़ लिटरेचर, उसका पहला पार्ट जो था उसमें मैंने ये बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि लिटरेचर जो है वो बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ को डिस्कस करता है, चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे, उनको डील करता है। क्यों डील करता है? कहता है मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा कि लिटरेचर इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कि लिटरेचर बेसिकली ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ करता है, ज़िंदगी को क्रिटिकली एनालाइज करता है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है?
क्रिटिकली एनालाइज करना कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। ज़िंदगी, जैसे मैंने वीडियोस बनाई थी, मेरे लेक्चर जो बच्चों ने देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखें। मैंने एक सिलसिला बनाया था वीडियोस का कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तो उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी। वो तकरीबन जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, ऑल आर फाउंड इन लिटरेचर। लिटरेचर से वो हटके नहीं है। सो ये एक बहुत गहरा एक लिंक है इनका। पॉइंट नंबर 7 कहता है लिटरेचर इज द रिकॉर्ड ऑफ द राइटर्स इंप्रेशन। लिटरेचर है क्या? कहता है राइटर का इंप्रेशन, वही इंप्रेशन आ रहा है, ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन होगी, उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में एक इंप्रेशन कायम होगा। कहता है राइटर्स इंप्रेशन एंड रिएक्शन, और फिर उस पर वो रिएक्ट करेगा। एक्शन क्या है? ऑब्जर्वेशन। एक्शन क्या है? इंप्रेशन। रिएक्शन क्या है? पोइट्री। रिएक्शन क्या है? ड्रामा। रिएक्शन क्या है? नॉवल। जो वो पेश कर रहा है, दैट इज ऑल हिज रिएक्शन। कहता है रिएक्शन टू द रियल लाइफ, हकीकी जिंदगी पर, अराउंड हिम इन ह्यूमन सोसाइटी, कि इंसानी माशरे में वो जिंदगी जो उसके इर्द गिर्द है, उसको जब वो ऑब्जर्व करता है तो उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में वो एक इम्प्रेशन कायम करता है कि यहाँ सोचता है ज़िंदगी गुलजार है, यहाँ सोचता है ज़िंदगी बेजार है, यहाँ सोचता है ज़िंदगी बहुत आला है, कभी सोचता है ज़िंदगी बहुत बुरी है, जालिम है, बेवफा है। तो ज़िंदगी के बारे में उसके जितने इम्प्रेशंस कहाँ से आए? थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एनालिसिस, थ्रू हाइपोथेसिस वो लिए। और जब वो ले लेता है, ये बार बार फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उसका काम है उसको शेयर करना, अपने रीडर के साथ उसको क्या करना? शेयर करना। कहता है फिर वो उसको अपने रीडर के साथ शेयर करता है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है राइटर के अंदर। तो ही सेज एंड रियल लाइफ अराउंड हिम। तो कहता है लिटरेचर इज द रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स इंप्रेशंस, इंप्रेशन इज कमिंग, एक्शन एंड रिएक्शन, जो वो लिख रहा है। It means Iqbal's poetry is a reaction to life, to the deeper truths of life. So reaction है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर आर्टिस्ट रिएक्ट करता है। हम लोग नहीं करते, हम लोग बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, खामोश रहते हैं। राइटर खामोश नहीं रहता। राइटर जो ऑब्जर्व करता है उसको फिर अपने वर्क में प्रोड्यूस करता है। फिर वो कहता है नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, द राइटर ऑफ लिटरेचर मस्ट कम इनटू द इंटीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। उसका काम है कि जिंदगी की जो इंटीमेट गहरी तरीन हकीकत है उसको समझे एंड ट्रांसफॉर्म, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करे। पहले उसको समझे, ये पिछले पॉइंट की वाली बात ही होगी, पहले उसको समझे फिर उसको ट्रांसफॉर्म करे। व्हाट ही सीज और फील्स इन लाइफ, किस में ट्रांसफॉर्म करे? इनटू अ वर्क, एक वर्क में। ये उसकी शर्त है। राइटर तभी है ना, it means if a writer hides things then he is not a good writer. उसके लिए लाजम है कि जो कुछ वो ऑब्जर्व करे, ये पिछले पॉइंट की समझो इलेबोरेशन है, जो कुछ वो ऑब्जर्व करे उसको फिर क्या करे? शेयर करे। किसमें शेयर करे? इनटू अ वर्क ऑफ आर्ट। किसके जरिए? थ्रू हिज इमेजिनेशन, क्योंकि देयर इज नो आर्ट विदाउट इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन के जरिए हम पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर पीछे, कि इमेजिनेशन कैसे काम करती है। थ्रू हिज इमेजिनेशन, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज में जो लोगों को अपील करे, अट्रैक्टिव लैंग्वेज हो, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो। कहता है उसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों को क्या करे? प्रेजेंट करे। सो ये बहुत अहम इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो कहता है नंबर 9, लिटरेचर एम्ब्रेसेस ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लिटरेचर उन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को एम्ब्रेस करता है विच आर ऑफ इटर्नल इंटरेस्ट टू मैन। कहता है जिनका इंसान के साथ बड़ा गहरा क्या है? ताल्लुक है। कहता है लिटरेचर एम्ब्रेसेस ऑल दोज एस्पेक्ट्स, वो तमाम एस्पेक्ट ज़िंदगी के, अच्छे हैं, बुरे हैं, सोशल हैं, नॉन सोशल हैं, कोई भी हैं, पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हैं, इम्पर्सनल इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, क्या कहते हैं, कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, सोशल लाइफ के इश्यूज़ हैं, बाहर की दुनिया के इश्यूज़ हैं। कहता है जो भी इश्यूज़ हैं लिटरेचर एम्ब्रेस करता है, उनको गले लगाता है। ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच आर ऑफ इटर्नल इंटरेस्ट टू मैन, जो इंसान के लिए अबदी, हमेशा के लिए दिलचस्पी का बायस, हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगे। ये दिलचस्पी कभी ख़त्म नहीं होगी। नाउ दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लिटरेचर जो है
वो हर उस चीज़ को जो हमेशा से इंसान जब से पैदा हुआ इंसान को जिन मसाइल का सामना है उन मसाइल को ये स्टडी करता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? कहता है लिटरेचर इज़ एन इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशन, यानी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो होती किसके ज़रिए है? थ्रू इमेजिनेशन, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं देयर इज़ नो आर्ट विदाउट इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। यानी इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशन है, यानी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो किसके ज़रिए आई? इमेजिनेशन के ज़रिए आई। यानी राइटर ने ऑब्ज़र्व किया, उसको अपने माइंड में प्रिजर्व किया, फिर ट्रैंक्विलिटी में बैठ के उसको रिकलेक्ट किया और फिर रिकलेक्ट करने के बाद उसको पेश किया। आगे लेक्चर्स कुछ आएंगे जिसमें मैं आपको प्रोसेस ऑफ पोइट्री बताऊंगा, उसमें आप देखोगे कि किस तरह हमारी इमेजिनेशन काम करती है पोइट्री लिखने के लिए। पोइट्री लिखी किस तरह जाती, कितने मराहल से गुजर के पोइट्री जो है वो लिखी जाती। तो ही सेज इट्स एन इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। यहाँ वो सिर्फ आपके सामने ज़िंदगी तशरीह करता है, इंटरप्रेट करता है, आपको समझाना। लेकिन तशरीह कौन कर सकता है बच्चों? तशरीह वो कर सकता है जिसने ज़िंदगी को खुद ऑब्ज़र्व किया हो, जिसने ज़िंदगी का बड़ा गहरा मुशाहिदा किया हो, जिसको ज़िंदगी को समझा हो, वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है। जिसने खुद ना समझा, जिसकी ऑब्जर्वेशन ही इतनी अच्छी नहीं है, जिसका हाइपोथेसिस ही इतना अच्छा नहीं है, वो कैसे ज़िंदगी को इंटरप्रेट कर सकता है? तो कहते हैं इंटरप्रिटेशन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाइफ, ये ज़िंदगी में से निकलता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाइफ एंड इज़ क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ, और लाइफ के बहुत करीब है, क्योंकि हर चीज़ ज़िंदगी की अच्छी है, बुरी है, नज़र आ रही है, नहीं आ रही, जैसी भी है, वो लिटरेचर का हिस्सा है। तो साबित क्या हुआ? हर पॉइंट में एक चीज़ पक्की तय हो रही है कि लिटरेचर और लाइफ ये पार्ट एंड पार्सल है, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते। लिटरेचर हो ही नहीं सकता जिसका ताल्लुक लाइफ से ना हो। ठीक, तो ही सेज लाइफ लिटरेचर लाइफ इज द पॉइंट नंबर 11, लाइफ इज द स्टफ ऑफ विच लिटरेचर इज मेड। लाइफ वो स्टफ है, मटीरियल, स्टफ मीन्स मटीरियल, जिंदगी वो मटीरियल है, यानी लिटरेचर का मटीरियल सिर्फ जिंदगी है। मेड एंड द ट्रू लिटरेरी आर्टिस्ट, जो हकीकी आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट, हकीकी जब कहेंगे मीन्स अ गुड आर्टिस्ट, क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है द बेयर एंड रॉ ट्रूथ। ये मैं आपको मैं बताऊंगा पोइटिक प्रोसेस में कि किस तरह हम रॉ किस्म के, यानी कच्चे, रॉ का मतलब है जो रिफाइंड नहीं है, अभी मैच्योर नहीं हुए आइडियाज़, कहता है रॉ एंड बेयर ट्रूथ ऑफ लाइफ इनटू थिंग्स ऑफ ब्यूटी। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स ऑफ ब्यूटी? थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज आर्ट। फिर सुने, कहता है लाइफ इज द स्टफ, लाइफ वो स्टफ है ऑफ विच लिटरेचर इज मेड, यानी लिटरेचर बनता किससे है? कहता है जिंदगी उसका मटीरियल है, जिंदगी को उसने ऑब्जर्व करना है, वहीं से उसको सारा मटीरियल मिलना है, वहीं से खुशियाँ मिलनी है, वहीं से गम मिलने हैं, वहीं से मिसाइल मिलने हैं, वहीं से नेचर मिलनी है, वहीं से बिहेवियर मिलने हैं, सब कुछ वहीं से मिलना है, वहीं से ह्यूमन जो साइकी उसको मिलनी है, सब कुछ वहाँ से उसने लिया। एंड द ट्रू आर्टिस्ट, लिटरेरी आर्टिस्ट ट्रांसफॉर्म्स, जैसे उसको मिलता है, ये बार बार मैं कह चुका हूँ, वो उसको फौरन ट्रांसफॉर्म करता है। किसमें? द बेयर एंड रॉ ट्रूथ, वो ट्रूथ जो भी मैच्योर नहीं हुआ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में। देखो पहले वो ऑब्जर्व हुआ, फिर वो आपकी इमेजिनेशन में गया, मेडिटेशन में गया, तो इमेजिनेशन और मेडिटेशन का कम्बिनेशन हुआ, और फिर उसमें से जो आइडियाज़ निकले वो बड़े बड़े मैच्योर आइडियाज़ हो। जब एक आर्टिस्ट कहता है, जब कीट्स कहता है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, तो ही नोज व्हाट ही इज सेइंग, वो ये दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दोज वर्सेस। जब इकबाल कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा, तो उसके अंदर वो ट्रुथ है। ये मैं बार बार ये मिसरा इसलिए बोलता हूँ कि बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, एक नौजवान के लिए बहुत गहरा जो है फ़लसफ़ा है इसके अंदर। तो ही सेज द बेयर एंड रॉ ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो ट्रुथ जब उसको तक आता है, जो उसने ऑब्जर्व किया है, जो उसने परसीव किया है, वो रॉ होता है, वो भी प्योर नहीं, मैच्योर नहीं हुआ होता। कहता है उसको फिर वो जो पेश करता है, तो किस में पेश करता है? into things of beauty. और what are those things of beauty? That is art, that is poetry, that is drama, that is novel. जो कुछ भी वो पेश करता है, that is a thing of beauty. और जैसा कीट्स ने कहा था, a thing of beauty is a joy forever, कि एक चीज़ जो खूबसूरत हो वो हमेशा आपको जॉय देगी, हमेशा आपकी खुशी का।
So a good poem is a joy forever. A good drama is a joy forever. A good novel is a joy forever. And who's going to give that joy? It's the artist. So it's the role of that artist who has to do it. Then point number 12 पे आ जाए. Sometimes, अब ये बड़ा important point. Point number 12 again very very important point. Very important. कहते हैं sometimes bad and decadent literature, जो decay हो चुका है, बुरा और decay. अगर आपको याद हो, मैंने types of literature जो मैंने पीछे 2-3 लेक्चर पहले आपको लेक्चर दिया था टाइप्स ऑफ लिटरेचर पे, उसमें मैंने 2 किस्में आपको पढ़ाई थी, अप्लाइड लिटरेचर और प्योर लिटरेचर. लेकिन मैंने उसमें कहा था एक तीसरा लिटरेचर भी, दैट इज इलिसिट लिटरेचर, दैट इज वल्गर लिटरेचर. उसको बेशक लिटरेचर डिसओन कर देता है, लेकिन वो फैक्ट है. ये उसी फैक्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ. कहता है समटाइम्स, कभी कभार ऐसा होता है, बैड एंड डिकेडेंट यानी वल्गर, डिके हो चुका है, जवाल पजीर लिटरेचर ईजिली एंड क्विकली अफेक्ट्स, क्योंकि उसके अंदर होती है टेम्पटेशन, उसके अंदर होती है वल्गैरिटी, उसके अंदर सेटनिक पावर्स होती है, फौरन हमें क्या करता है, ग्रिप करता है. कहता है अफेक्ट्स द ह्यूमन माइंड, कहता है फौरन हमारी माइंड पे असर करता है. लेकिन वो कैसा असर करेगा? वो बुरा असर करेगा. देखो ना, हमने कहा लिटरेचर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा लिटरेचर क्या है. हमने कहा literature gives us positive to teach positive, literature gives us negative to teach positive. लेकिन if literature gives us negative and makes us negative, that is a literature that is being discarded, जिसको रद्द कर दिया गया. कहते though it has no permanent place in the world of literature, इसकी कोई permanent जगह नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन कहता है उसकी कोई जगह नहीं है. लिटरेचर के अंदर कुछ तहरीरें, कुछ जुमले, कुछ चैप्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें राइटर अपनी कंटेंट के मुताबिक, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक कुछ वल्गैरिटी या वल्गर एलिमेंट्स उसमें डालता है. वो डालना ज़रूरी होता है क्योंकि उसके ज़रिए भी उसने कुछ पहलू हमें दिखाने होते हैं. कभी कभी उस नेगेटिव पहलू से हम पॉजिटिव सीख लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो टेम्पटिंग इतना होता है कि वो हमारे अंदर भी नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स पैदा कर देता है. कहता है ये कभी परमानेंट नहीं होगा, इसका इफेक्ट जो है वो परमानेंट, दो इट हैज़ नो परमानेंट प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट. कहता है वर्ल्ड ऑफ आर्ट में ऐसे लिटरेचर की है तो सही, रियलिटी है, ट्रुथ है, लेकिन ऐसे लिटरेचर की कोई जगह नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है. वो सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ है जो हकीकत है, प्रीवेल करती है, लेकिन लिटरेचर उसको ओन नहीं करता. कहता है आर्ट में उसकी कोई जगह, परमानेंट जगह नहीं है. परमानेंट ना होना ही हकीकत ये है कि प्योर लिटरेचर and applied literature, that is actually the true literature. उसके बाद लास्ट पॉइंट पे हम आ जाए, लिटरेचर मस्ट बी वुवन आउट ऑफ द स्टफ ऑफ लाइफ. तो लिटरेचर के लिए, राइटर के लिए ज़रूरी है कि लिटरेचर निकले ही कहाँ से? द स्टफ ऑफ लाइफ यानी मटीरियल ऑफ लाइफ, एज इट्स मिरर. और किस तरह निकले? कहते हैं एक आईने की तरह निकले, जिसको हम कहते हैं ट्रूथ, जिसको हम कहते हैं रियलिटी, जिसको हम कहते हैं एज इट इज़, कि जैसे है वैसे उसको दिखाया जाए. तो राइटर का काम क्या है कि लिटरेचर का सारा मटेरियल कहाँ से ले? ज़िंदगी में से ले, और उसको एक आईने की तरह हमारे सामने पेश कर दे, मिरर. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड ब्रेड्थ. कहता है डेप्थ एंड ब्रेड्थ यानी कितना डीप है और कितना वसी है, कितना खुला है, गहरा और खुला, ऑफ द लाइफ दैट इट पेंट्स, कि जिस ज़िंदगी को वो हमारे सामने पेंट कर रहा है, जिस ज़िंदगी को हमारे सामने पेश कर रहा है, उस ज़िंदगी को गहराई में भी करे, उस फैलाव में भी करे, यानी डीप एनालिसिस भी हो और वास्ट एनालिसिस भी हो, दोनों चीज़ें उसके अंदर हों, तब वो लिटरेचर के साथ जस्टिस कर रहा है. तो इस सारे बच्चों लेक्चर से क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि लिटरेचर जो है, इन वन वे और दी अदर, रादर इन ऑल वेज, it is only and only and only associated with life. The target of literature is life. The target of literature is all those aspects of life. Everything, मैंने कहा, whether it's good or bad, whether it's seen or unseen, whether it's known or unknown, everything is a part of, is the stuff, is the material which the writer has to handle, which the writer has to find out. ये उसकी ड्यूटी है, मस्ट. कहता है लिटरेचर मस्ट बी वुवन आउट ऑफ द स्टफ, यानी उसमें से बुनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. बुनने का मतलब बनाना, उसको कैसे लिखना है,
ज़िंदगी में से मटीरियल मिलना है, इधर उधर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा था ना, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, द बेस्ट स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन हिमसेल्फ। अगर आपने मैन काइंड को स्टडी करना, मैन को करो, इधर उधर कहाँ देखते हो। मैन इज़ द रियल पर्सन टू बी अंडरस्टूड, टू बी परसीव्ड, एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड हिम, वंस यू विल परसीव हिम, वंस यू विल कंप्रीहेंड हिम, ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ ठीक लिखोगे। ठीक। सो बच्चों, ये है वो गहरा रिलेशन, द डीप रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड लाइफ। मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर किया करें, आगे अपने दोस्तों को दें। ठीक है, बिकॉज जितना मेरी नाकस अक्ल है मैं कोशिश करता हूँ उसके अंदर और आसान ज़बान में आपकी उम्रों के मुताबिक इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।